सो हाय एवरीवन, इट्स मी अनन्या एंड आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो विदाउट फर्दर एनी डू लेट गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव मतलब बिफोर, मतलब एट द एडवेंट ऑफ टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स हमारे इंडियन इकोनॉमी कैसे थी। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें देखना है इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, यानी कि बिफोर द एडवेंट, बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वॉज अ वाइब्रेंट एंड प्रॉस्पेरस। इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो वाइब्रेंट थी और प्रॉस्पेरस थी, ठीक है। और यहाँ का जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। इट वॉज सेल्फ कंटेन्ड, लोग खुद को खाने के लिए, खुद को फीड करने के लिए, अपने फैमिली को फीड करने के लिए फार्मिंग किया करते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो एक फेमस था, बहुत ज़्यादा फेमस था थ्रू आउट द वर्ल्ड। किस लिए? अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए। और हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो ग्लोबल रेपुटेशन एंजॉय करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस थे। और इंडिया का जो सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। क्यों फेमस था? क्योंकि उसमें एक खासियत थी कि वो बहुत ज़्यादा, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा फ़ाइन होती थी। और यहाँ के जो मेटल्स थे, स्टोन वर्क, प्रीशियस स्टोन वर्क यहाँ होते थे, वो हर एक चीज़ यहाँ पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस था। और यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट क्राफ्ट्समैनशिप हुआ करता था। अब हम देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। यानी जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए तब हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे उन्होंने हमारे इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर दिया, शोषण कर दिया उसका, और कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, हमारी इकोनॉमी को बदल दिया। तो द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड इंडियन इकोनॉमी टू मैक्सिमाइज देयर इकोनॉमिक गेंस। वो खुद के इकोनॉमिक गेंस को फुलफ़िल करने के लिए, मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमारी इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर चुके थे, जिसे हम कहते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि जब कोई बड़ी देश की इकोनॉमी, जहाँ पर कोई बड़ी इकोनॉमी वाला देश छोटे इकोनॉमी वाले देश पे सोशली, पॉलिटिकली, हर तरह से उस पर कब्ज़ा कर लेता है, उसे हम कहते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। तो इसके दो एस्पेक्ट थे, एक था सप्लाई एस्पेक्ट, दूसरा था डिमांड एस्पेक्ट। तो सप्लाई एस्पेक्ट में क्या हुआ, सप्लाई साइड में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने लगे एज अ रॉ मटेरियल, और जाके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए ब्रिटेन में यूज़ करने लगे उसे। और डिमांड साइड पे इंडिया की जो मार्केट्स थी उसको एज अ डिमांड डेस्टिनेशन यूज़ किए अपने ब्रिटिश गुड्स के। मींस वो ब्रिटिशर हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और अपने यहाँ से फिनिश्ड गुड्स लाते थे इंडियन मार्केट को, जो कि उन्होंने डिमांड डेस्टिनेशन बना के रख दिया था, ठीक है। और इंडियन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दी गई, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, उसको कम्प्लीटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबल रेपुटेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। हमने पढ़ा अभी कि एक्सपोर्ट्स पूरे फेमस थे वर्ल्ड वाइड, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज फेमस थी, वो सब उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया और लैंड रेवेन्यूज़ को बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। और इससे हम लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम उन्होंने लाया, एग्रीकल्चर को ख़राब कर डाला पूरा। तो जो हमारी प्रॉस्परस इकोनॉमी थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, जैसे बिफोर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल जब यहाँ इंडिया में नहीं था तो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, लेकिन हमारे पास क्या आता था बदले में? इंपोर्ट क्या होता था? इन्फ्लक्स ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड आता था। लेकिन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगा रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्ट होने लगा फिनिश्ड गुड्स। मीन्स डिमांड एस्पेक्ट्स एंड सप्लाई एस्पेक्ट। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम देखते हैं फीचर्स क्या थे इंडियन इकोनॉमी की जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आ चुके थे। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स हमारे पास हैं फीचर्स के लिए, तो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला हमारे पास यहाँ पर आता है, क्या है पहला हमारे पास? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी, यानी रुकी हुई थी, यानी कि देयर वाज नो ग्रोथ और लिटिल ग्रोथ इन दी इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, जैसे कि हमारे पास नाम दिए कि दादा भाई नराओजी, विलियम डिगबाय, फिनले शिरास, वी राव एंड आर सी देसाई। तो ये लोग कुछ नोटेबल इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने एस्टिमेट किया था इंडिया का नेशनल जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम।
लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है VKR राव को, ठीक है। देन दूसरा पॉइंट हमारे पास है बैकवर्ड इकोनॉमी, यानी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो एक बैकवर्ड इकोनॉमी बन चुकी थी। यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम था वो बहुत ज़्यादा लो था, एंड 1947 टू 1948 में जो पर कैपिटा इनकम था इंडिया का वो इट वाज जस्ट 230। तो कैन यू इमेजिन कि कितना कम था वो। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है। यहाँ पावर्टी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पर हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फिर हमारे पास आता है ब्लीक इंडस्ट्री, सॉरी वी हैव डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो डोमिनेट करता था इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था। तो अबाउट 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन जो थी वो इंगेज थी एग्रीकल्चर में, लाइक 72%, सोच सकते हैं आप। बट हाउ शेमफुल कि सिर्फ 50% ही कॉन्ट्रीब्यूशन था जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का। सो ये दिखाता है बैकवर्डनेस ऑफ दिस सेक्टर। देन वी हैव ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लोली हो रहा था, ठीक है। सो देयर वॉज व्हाट, यहाँ पर जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी इट वाज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स ओनली, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड हो गया, सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय हो चुका। क्यों, क्या हो चुका डिस्ट्रॉय, हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। किसने किया, ब्रिटिशर्स ने किया। किससे किया, डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसीज़, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देन वी हैव हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, यानी कि जो इंडिया था वो आर्म्ड फोर्सेस, डिफेंस इक्विपमेंट्स पे, फॉरेन इम्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया था। मींस आर्म्ड फोर्सेस के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए जैसे कि स्विंग मशीन्स हो गई, ठीक है, केरोसिन ऑयल हो गया, बाइसिकल्स हो गए, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट हो गया था। तो यहाँ पर हैवी डिपेंडेंस थी इम्पोर्ट्स पर। देन वी हैव लिमिटेड अर्बनाइजेशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 15% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो अर्बन एरियाज़ में रहती थी, और बाकी की जो 85% पॉपुलेशन थी वो रूरल एरियाज़ में रहा करती थी। देन वी हैव सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, यानी कि इंडिया जो था वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया।